कहानियां। जिंदगी हर पल जज्बातों के ताने बाने से बुनती रहती है कहानियां, और मैं उन्हीं में से चुन कर लाया हूँ कुछ ऐसी कहानियां आपके लिए जो आपका मन भी बहलाए और साथ ही जिंदगी से रूबरू भी कराए। कहानियों की पोटली में से आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसा किस्सा है जो मध्यम वर्गीय समाज में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में अक्सर होता है, लेकिन इसकी खबर नहीं मिलती। लेकिन जिंदगी है तो मुश्किलें भी हैं, और जब मुश्किलें होती हैं और आप डटकर उनका सामना करते हैं, ऐसे में अगर कोई एक शख्स ऐसा मिल जाए जो हाथ बढ़ाकर ये कहे कि घबराओ मत, मैं हूं ना, तो न जाने कहां से 1000 हॉर्स पावर का हौसला आ जाता है और आप मुश्किलों को हराकर जीत जाते हैं, है ना? तो चलिए, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मैं हूं ना। आशा आज बड़ी बेचैन थी, लेकिन उसके इस बेचैन मन में कई इमोशंस के रंग मिक्स थे। लज्जा, खुशी, टेंशन, डर। उसका मन मानो इमोशंस का गुलदस्ता बन गया था। वजह भी वैसी थी। राजेश आज पहली बार अपने मम्मी पापा को लेकर आशा के घर आने वाला था। राजेश के पापा का जब आशा के बाबूजी को फोन आया, तब आशा की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन ये खुशी उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दी, बखूबी उसे छुपाए रखा। राजेश वैसे आशा का रिश्तेदार ही था, दूर का, मतलब आशा की सगी मौसी की जेठ जी का बेटा। मौसी के बड़े बेटे यानी आशा के मौसेरे भाई की शादी में दोनों मिले थे। भाई की शादी की तैयारियों से लेकर उसके हनीमून तक का इंतजाम आशा और राजेश ने साथ किया था। शादी की तैयारियों के लिए मौसी ने 15 दिन पहले ही आशा और उसकी मां को अपने घर बुलाकर रखा था। मौसी की ससुराल में वैसे तो जॉइंट फैमिली थी, एक ही 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके ऊपर नीचे सब भाई बहन रहते थे एक साथ। तो आप शादी के टाइम में उस घर में क्या माहौल रहा होगा, ये इमेजिन कर ही सकते हैं। शादी की तैयारियां करते करते आशा और राजेश के बीच आहिस्ता आहिस्ता नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आशा मन ही मन बेचैन हो रही थी कि राजेश ने अभी तक उससे पूछा क्यों नहीं। शादी के बाद बस स्टैंड पर जब राजेश उन्हें छोड़ने आया था, तब टाटा करते वक्त विंडो सीट पर बैठे आशा की आंखों में झलकी ये बेचैनी की चंद बूंदें उसने पढ़ ली थी, और जवाब के तौर पर बस मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया था, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी तो आशा खिड़की की ओर भागी। एक झलक में उसने राजेश को जी भर के देख लिया, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में नजरें झुकाकर ही बैठना था। आशा के मम्मी पापा ने भी राजेश के घर वालों का खूब स्वागत सत्कार किया। राजेश के मम्मी पापा के साथ साथ राजेश की बुआ भी आई थी। सारे घर में खुशियों का माहौल था। चाय पकोड़े का प्रोग्राम हुआ तो सब शादी की बातचीत करने बैठ गए। हम अक्सर शादी के प्रोग्राम, फोटो या आजकल तो प्री वेडिंग के फोटो शूट्स देखते हैं, लेकिन शादी में एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ये रहता है, शादी की बातचीत या शादी की बैठक। मानते हैं ना इस बात को? शादी आशा की यहाँ होनी थी ये तो तय था, उसमें कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं थी, बस औपचारिकता थी मिलने की। अपने समाज में पारंपरिक रूप से ये जिम्मा लड़की वालों को ही सौंपा गया है। बस कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों में
लड़के के आंगन में शादी का मंडप सजता है तो आशा और राजेश की कुंडलियां मिलाकर पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला। शादी की जगह, केटरिंग, मंडप, डेकोरेशन, वेडिंग प्लानर, मेहंदी, संगीत वगैरह प्रोग्राम, बैंड बाजा वगैरह चीजों पर डिस्कशन हुए। लड़के और उसके घर वालों को शादी का पोशाक देने की भी बात डिसाइड हुई। राजेश की बुआ ने डिसाइड करते हुए साड़ी के अमाउंट पर नाराजगी जताई तो उनको भी लगभग राजेश की मम्मी जी के लेवल की ही साड़ी देने की बात तय हुई। ऐसे एक एक आइटम डिसाइड करते करते बात आ गई दहेज पर। अब आयरनी देखिए, वैसे तो दहेज लेना देना कानूनन अपराध है, लेकिन हमारे यहाँ नाटक तो ऐसे होता है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपनी लड़की के लिए और उसके भविष्य के लिए ये इतने पैसे दे दीजिए। आशा के साथ भी यही हुआ। लड़के वालों ने डिमांड रख दी कि हमारा बेटा इंजीनियर और साथ में एमबीए भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्चा हो गया है, तो आप बाकी घर के सामान के साथ यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव और किचन के सारे बर्तनों के साथ साथ लड़के को एक सोने की चेन, वो तो बनता ही है, और एक होंडा सिटी के साथ 25 लाख रुपए नगद दे दीजिए। ये सुनकर आशा के पिता के होश उड़ गए। वो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन वहां सैलरी कुछ ज्यादा नहीं थी, और पोस्ट ऑफिस में ऊपर की कमाई तो होती नहीं है। रिटायरमेंट को भी अभी 5 साल बाकी थे। शादी का खर्चा ही उनके बैंक बैलेंस को लगभग खत्म कर देने वाला था। गहनों के लिए पीएफ पर लोन लेने की सोच रहे थे। ऐसे में घर के सामान का इंतजाम तो इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके हो जाता, लेकिन होंडा सिटी और 25 लाख, अब ये कहां से आएगा? आशा के पिता ने समझाने की बहुत कोशिश की, वो गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, लेकिन राजेश की माँ और उसकी बुआ पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। राजेश ने कुछ बोलने को चाहा तो उसको बुआ जी ने आंखों के इशारे से चुप बैठने को कहा। माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। आशा के पिता बोले, देखिए हम समझ सकते हैं आप लड़के वाले हैं और राजेश बाबू पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी भी परिस्थिति को एक बार देख लीजिए। आशा के पीछे एक और बेटी है हमारी। हम ऐसा करते हैं, हम आपको 5 लाख रुपए और एक मारुति 800 दे देते हैं, बस इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर राजेश के पापा भड़क गए। मारुति 800? आपने समझ क्या रखा है हमें? हमारा एमबीए लड़का ऑफिस मारुति 800 में जाएगा? अरे पूरा अजमेर हंसेगा हम पर। होंडा सिटी मतलब होंडा सिटी, एक मॉडल कम या ज्यादा नहीं। हमारे बेटे की भी कोई शान है भाई। ऐसी शानो शौकत का क्या फायदा पिताजी, जिसकी नींव किसी के बर्बादी पर रखी गई हो। अब तक चुप बैठा राजेश शांत स्वर में लेकिन डट के बोला। उसके इस रवैये से उसके घर वाले ही नहीं, लेकिन आशा के घर वाले, यहाँ तक कि आशा भी चौंक गई। शादी की ये बातचीत चल रही थी, तब से राजेश एकटक आशा की ओर देख रहा था। उसकी आंखों की खुशी गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में चिंता, दुख और गुस्से का मिलाप होता राजेश साफ साफ महसूस कर रहा था। उसने भले ही एमबीए किया हो, लेकिन आशा की आंखों पर उसने तो पीएचडी कर रखी थी। बिना बोले आशा के मन में क्या चल रहा है वो उसकी आंखों से झट से पढ़ लेता था। तुम चुप करो राजेश, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। शादी में ये सब होता है और ये जरूरी भी है, राजेश की बुआ ने कहा।
भले ही मुझे रस्मों का ज्ञान ना हुआ, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैं कोई लैपटॉप नहीं हूं जिसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका भाव लगे। ग्रेजुएट है तो 5 लाख, एमबीए है तो 15 लाख, इंजीनियर और एमबीए है तो 25 लाख। क्या है ये सब? मैं एक लड़का हूं, एक दूल्हा हूं, या बाजार में बिकने वाला कोई चीज? हम लड़की को अगर घर की लक्ष्मी मानते हैं तो ये अलग से लक्ष्मी की क्या जरूरत है पिताजी? लड़की के पिता कितना पैसा दे रहे हैं, इससे बेहतर ये होता कि आप देखते लड़की के घर वाले कितने संस्कार दे रहे हैं। कहिए पिताजी, क्या लड़की संस्कारी नहीं है? क्या आशा संस्कारी नहीं है? नहीं भाई, लड़की संस्कारी है और हमें पसंद है, इसीलिए तो हम यहाँ आए थे राजेश। राजेश के पिता ने कहा। तो बस बात खत्म। लड़की के अलावा हमारी कुछ भी मांग नहीं होगी। मुझे आपने इतना सक्षम तो बनाया है पिताजी। मुझे इंजीनियरिंग कराई, एमबीए कराया, एक अच्छी नौकरी है मेरे पास, और मैं अब इतना तो कमा ही लेता हूँ कि गाड़ी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब खुद मैं अपने बलबूते पर खरीद सकूं। और आशा, वो भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी तो जॉब करती है। और क्या चाहिए आपको पिताजी? अब लड़की को क्या देना है, क्या नहीं देना, वो उन्हें डिसाइड करने दीजिए। वैसे भी ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है ना हमारे पास। 2-2 चीजों का क्या करना है? अब मेरे बाद अभिषेक की भी शादी होगी तो फिर 3-3 चीजें हो जाएंगी। अरे पिताजी, लोगों को लगेगा ये हमारा कोई घर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। यकायक राजेश की इस बात पर सबको हंसी आ गई और सब खुल के हंस पड़े, अब बुआ जी को छोड़ के। तो राजेश ने बुआ जी को देखकर कहा, बुआ जी, आपकी साड़ी का दाम नहीं घटेगा। ये सुनकर एक बार फिर से लोग ठहाके मार के हंसने लगे। अब तो बुआ भी मुस्कुरा दी। पल भर में माहौल एकदम हल्का और तनाव मुक्त हो गया। राजेश ने चुपके से आशा की तरफ देखा। अब उसकी आंखों के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। खुशी, प्यार और एक अभिमान से उसका चेहरा खिल गया था। उसने आंखों ही आंखों में राजेश को थैंक यू कहा और राजेश ने भी आंखों ही आंखों से जवाब दिया, डोंट वरी, मैं हूं ना। सच मानिए, जिंदगी इसी भरोसे पर कट सकती है अगर आपको पता है कि आपके साथ, आपके पीछे कोई ऐसा इंसान, ऐसा शख्स खड़ा है कि जब भी आप उसकी तरफ मुड़ के देखें वो बस इतना कह दे कि मैं हूं ना। उसके होने का एहसास आपको हर वो ताकत मुहैया करा देगा जिससे आप जिंदगी की हर जंग को जीत सके। क्या आपकी जिंदगी में है कोई ऐसा, या क्या आप हैं ऐसे कोई जो किसी की जिंदगी के मैं होना है? लेकिन मुझे ये पता है कि जब बात हो कहानियां सुनाने की तो उसके लिए तो मैं